जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कोर्स अवेलेबल है एमएम एकेडमी ऐप पर, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिटेल में मैंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपके लिए वीडियोस जो है वो बनाए हुए हैं, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें फायदा पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही क्यों, बाकी भी जो कोर्सेस है जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गया, उसी के साथ करंट अफेयर्स हो गया, एथिक्स हो गया, बहुत सारे कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं। और उसी के साथ साथ और भी कोर्सेस जैसे कि ज्योग्राफी है, जितने भी जीएस के आपको कोर्सेस नजर आएंगे वो सभी वहां पर मैं लाने वाला हूं एमएम एकेडमी ऐप पर आप सभी के लिए। इसीलिए अब तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लीजिए। डेमो लेक्चर्स वहां भी देख सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको यकीन नहीं आएगा कि कितना इनोवेटिव तरीके से मैंने वो कोर्स बनाया हुआ है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आज यहाँ पर डेमो लेक्चर आपके सामने होने वाला है और आप खुद तय कीजिएगा कि आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है वो वर्थ लगता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसी के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट को समझने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी जो है वो भी देख लेते हैं। 1916 से लेकर तो 1920 तक किस तरीके की क्रोनोलॉजी रही है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है ऐसा भी पूछा जाता है कि आप क्रोनोलॉजी में जो इवेंट्स हुए हैं उन्हें लगाइए। तो अब पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते हैं अगर हम क्रोनोलॉजी को देखते रहेंगे तो और आसानी जाएगी हमें जब हम ओवरऑल क्रोनोलॉजी देखेंगे उस टाइम पर समझने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 1916 से शुरुआत करते हैं। 1916 में हमें क्या देखने को मिला था, तो होम रूल लीग जो है उसका फॉर्मेशन देखने को मिला। उसी के साथ साथ जो लखनऊ पैक्ट है वो भी हमें देखने को मिला था, जहाँ पर जो मॉडरेट्स है, एक्सट्रीमिस्ट है, ये दोनों साथ में आए थे। उसी के साथ साथ जो मुस्लिम लीग है वो भी साथ में आ चुकी थी। और उसके बाद जब हम 1917 पर बढ़ते हैं तो 1917 में हमें मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो है, जिसे ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा ये एक्ट नहीं है, ये डिक्लेरेशन है जिसे ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जब हम 1918 में आते हैं तो 1918 में हमें रॉलेट कमेटी जो है वो देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एक्ट की बात नहीं हो रही है। अब इतना स्पेसिफिक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब यूपीएससी जो है या फिर एमपीएससी है, जो भी स्टेट पीएससी है, काफ़ी चतुर हो गई है। अब वो आपको कमिटी और एक्ट में खिला सकती है। आपको पूछा जाएगा रॉलेट कमिटी, लेकिन आप समझ लोगे रॉलेट एक्ट के बारे में ही बात कर रही है, इसलिए 1919 आप लिख दोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कमिटी अलग थी जो 1918 में आई थी, और 1919 में हमें एक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं 1919 में तो उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब कि जो मॉन्टेग्यू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हमें देखने को मिला, उसी के साथ साथ रॉलेट एक्ट मतलब ये मॉडरेट्स के लिए था, ये एक्सट्रीमिस्ट के लिए छड़ी थी। और उसी के साथ साथ जालियन वाला बाग जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, वो जो ट्रेजेडी हुई थी वो भी हमें देखने को मिली। और उसी के साथ साथ जब हम 1920 पर आते हैं तो यहाँ पर हमें जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये देखने को मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में हम 1920 तक आ चुके हैं, और 1920 का ये जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसे ही हम एकदम डिटेल में और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में अलग तरीके की चीज़ें चल रही थी, और दूसरा अगर हम वर्ल्ड देखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका परिणाम जो है वो भारत पर पड़ रहा था। अब देखिए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं या फिर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही नहीं देख सकते हैं, हमें यहाँ पर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से भी देखना होता है। जैसे कि अगर इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अगर नीचे जा रही है, उसमें अगर स्लो डाउन आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे होंगे जिससे कि इंडियन इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ रहा होगा। सेम उसी तरह इतिहास में भी अगर हम देखते हैं तो इंडिया में जो परिणाम पड़ रहे थे तो ग्लोब में भी कुछ ऐसा हो रहा था, वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा हो रहा था जिसके वजह से इंडिया में उस तरीके के परिणाम हमें देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर सत्याग्रह जो है वो गांधी जी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सत्याग्रह हो ना सका, और जालियनवाला बाग ट्रेजेडी जो है वो हमें देखने को मिली जिसने पूरे भारत को दिल से दहला दिया था। तो ऐसे सिनारियों में जहाँ एक तरफ भारत में जो गांधी जी है उनके दिमाग में जालियनवाला बाग चल रहा था, और जो बदला है किस तरीके से लिया जाए वो सोच रहे थे, और वो यही बोल रहे थे कि सबका बदला लेगा तेरा गांधी। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ऐसी ही बताने के लिए, ठीक है, ये आप लिटरली मत लीजिएगा गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला होगा।
तो यहाँ पर क्या हो रहा था, गांधी जी के दिमाग में कंटिन्यू चल रहा था किस तरीके से हम कोई ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करें, क्या हम इस तरीके की कोई जो योजना है वो निकालें जिसके थ्रू हम ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक सके। तो ऐसा गांधी जी के दिमाग में कंटिन्यू चल रहा था। अब अगर हम टर्की देखते हैं, टर्की में कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पर गांधी जी जो है उनकी दिमाग की बत्ती जो है चल जाती है कि हाँ यही तो मौका मैं ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गया है। तो टर्की में क्या हो रहा था, टर्की में जो खिलाफत इशू है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर सुल्तान ऑफ टर्की, अब देखिए यहाँ पर जो फोटो मैंने इस्तेमाल की है ये सिर्फ समझाने के लिए है, यहाँ पर इसीलिए मैंने नीचे लिखा भी है जिससे कि अगर आप पीडीएफ जब देखोगे उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा ये जो फोटो है ये आपको लिटरली नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए रेफरेंस के तौर पर मैंने फोटो जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे खिलाफत इशू जो है वो टर्की में देखने को मिल रहा था और जिसके वजह से भारत में काफ़ी बड़ा जो रिवॉल्यूशन है, जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलता है नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के रूप में। अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट पे जाने से पहले हमें खिलाफत इशू ये जो वर्ल्ड लेवल पर चल रहा था, टर्की में चल रहा था, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो खिलाफत इशू बेसिकली क्या था, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑटोमन एम्पायर बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, ऑटोनमन एम्पायर बहुत ही बड़ा बन चुका था। आप यहाँ पर देखोगे जो भी आपको ग्रीन नज़र आ रहा है वो पूरा ऑटोमन एम्पायर था और बहुत वर्चस्व था ऑटोमन एम्पायर का। मतलब ऑटोमन एम्पायर जो है उसमें जितने भी वर्ल्ड के मुस्लिम थे, जितने भी वर्ल्ड के मुस्लिम्स थे, वो यहाँ पर जो सुल्तान था टर्की का उसे ऐसा खलीफा करके नवाजा जाता था, खलीफा करके वहाँ पर सम्मान जो है दिया जाता था एज अ स्पिरिचुअल लीडर। मगर होता क्या है, मगर वर्ल्ड वॉर वन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब वर्ल्ड वॉर वन में जो ब्रिटिशर्स है और यहाँ पर जो टर्की हम बोल सकते हैं या फिर ऑटोमन एम्पायर बोल सकते हैं, पूरा जो ऑटोमन एम्पायर है ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाता है। और वर्ल्ड वॉर में क्या होता है वो तो हम वर्ल्ड जब हिस्ट्री देखेंगे तब हम वर्ल्ड वॉर अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर शॉर्ट में देखा जाए तो दो पार्ट्स हमें देखने को मिलती थी, एक तो थी सेंट्रल पावर और दूसरी थी अलाइड नेशंस। अब सेंट्रल पावर में हमें यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, ये एम्पायर्स देखने को मिलते थे। और दूसरी तरफ वर्सेस में जो अलाइड नेशंस थे वो कौन थे, वो थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशियन एम्पायर। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलता है वर्ल्ड वॉर का, रिजल्ट निकलता है कि यहाँ पर ये जो अलाइड नेशंस है इनकी जीत होती है और जो सेंट्रल पावर है उनकी हार हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर जो उसकी हार होती है तो यहाँ पर जो खलीफा थे उन्हें यहाँ पर गद्दी से निकाल दिया जाता है, उन्हें यहाँ पर जो गद्दी उन्होंने संभाली थी खलीफा की उससे निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड के मुस्लिम्स थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है और जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उन्हें ये चीज़ बिल्कुल रास नहीं आती है और उनका यही बोलना होता है कि जो खलीफा का कंट्रोल मुस्लिम्स पर है वो काफ़ी सेक्रेट प्लेसेस पर जो है वो यहाँ पर बरकरार रहने देना चाहिए। मतलब मुस्लिम्स के लिए जो भी सेक्रेट जगहें हैं उन्हें वहाँ पर जो खलीफा है उनका जो कंट्रोल है उन एरियाज़ में वो बरकरार रहने देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो खलीफा है उनके पास सफिशेंट टेरिटरी जो है वो भी वहाँ पर रहने देना चाहिए। इस तरीके से आप जो टर्की से बर्खास्त कर रहे हो उन्हें, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर जो टर्की था, ये जो एरिया है ये अलाइड नेशंस ने अपने आप में बांट ली थी। मतलब यहाँ पर टर्की जो है पूरी तरीके से यहाँ पर खलीफा जो है उनकी तरफ से चला गया था और उसी के साथ साथ यहाँ पर टर्की जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर जो है एबॉलिश कर दिया गया था। तो ये जो ट्रीटी थी काफ़ी हार्श थी जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर झेलना पड़ रहा था। और उसी के साथ यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट जो है बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में लॉन्च कर दिया जाता है और ये एक पैन इस्लामिक मूवमेंट भारत में बन जाता है। खिलाफत मूवमेंट बहुत सारी कंट्रीज़ में जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी वहाँ पर लॉन्च ऑलरेडी हो चुका होता है। अब यहाँ पर इंडिया जो है उसमें भी एक पैन इस्लामिक मूवमेंट बनकर उभरता है। अब यहाँ पर इनिशियल फेज अगर हम देखते हैं भारत में इनिशियल फेज, तो यहाँ पर पैसिव एगिटेशन हमें देखने को मिलता है। पैसिव एगिटेशन, यहाँ पर कोई एक्टिव नहीं होता है, पैसिव मतलब ठीक है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका सिर्फ हम तिरस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में इनिशियल फेज में क्या होता है, 1919 में खिलाफत कमेटी जो है ये फॉर्म की जाती है बॉम्बे में। अब देखिए एक एक पॉइंट जो भी यहाँ पर पॉइंट है इस स्लाइड में, जो भी स्लाइड्स में
जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा हर एक चीज़, हर एक इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1919 में खिलाफत कमेटी जो है कहाँ पर फॉर्म की गई थी। ये फॉर्म की गई थी बॉम्बे में। अब यहाँ पर किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? ये फॉर्म की गई थी अली ब्रदर्स के द्वारा। अली ब्रदर्स मतलब कौन? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर फॉर्म की गई थी। बाकी अगर प्रोमिनेंट मेंबर्स देखते हैं तो उसमें अजमल खान, मौलाना आज़ाद, ये लोग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, तो जो ब्रिटिशर्स है उन्हें यहाँ पर फोर्स किया गया कि आपका जो एटीट्यूड है आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए। आपने जो यहाँ पर टर्की के लिए आपका एटीट्यूड रखा हुआ है ये कम्प्लीटली चेंज कर दीजिए। जो खिलाफा यहाँ पर आपने निकाल दिया है तो यहाँ पर फिर से उन्हें जो टेरिटरी है, सफिशिएंट टेरिटरी, उस वो दे दीजिए। ये आप जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये तो हमको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स होती है, डेपुटेशंस होते हैं, पेटिशंस जो है ये यहाँ पर सेंड किए जाते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है क्या वो मानते हैं? ब्रिटिशर्स नहीं मानते। ब्रिटिशर्स बोलते हैं ना, अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार। ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं मानते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो पैसिव एजिटेशन था ये एक्टिव एजिटेशन में चेंज हो जाता है। अब वो कैसे चेंज होता है? तो यहाँ पर जो लेटर पीरियड होता है इसमें मिलिटेंट जो ट्रेंड है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो भी कोऑपरेशन है ब्रिटिश का वो सब हटा देने को, रोक देने को यहाँ पर डिमांड की जाती है कि जितना भी कोऑपरेशन कर रहे हो आप ब्रिटिशर्स के साथ वो सब बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिशर जब हमारी इतनी नहीं सुन रहे हैं तो फिर उनके साथ कोऑपरेशन करके क्या मतलब है? बिल्कुल कोऑपरेशन मत करो, फालतू के नाटक मत करो। सब ब्रिटिशर जो है फालतू के नाटक कर रहे हैं, उनके साथ कोई कोऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक टर्की में पीस जो है वो लाया नहीं जाता तब तक हम यहाँ पर ब्रिटिशर जो उनका समर्थन नहीं करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है उसका यहाँ पर गठन किया जाता है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ये कब यहाँ पर ली जाती है? नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ध्यान देना है आपको, ठीक है। और ये कॉल देते हैं कि जो ब्रिटिश गुड्स है उसे बॉयकॉट कर दो, जितने भी ब्रिटिश गुड्स है उसे कंप्लीटली बॉयकॉट कर दो। और एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल सकता है कि इसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? प्रेसिडेंट जो है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के वो कौन थे? उन्हें गांधी जी हमें देखने को मिलते हैं। गांधी जी को यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का वो बनाया गया था। और गांधी जी जो है वो तो भैया चतुरे थे ही, चालाक थे ही, और उन्होंने यही कहा कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। और क्या हुआ? और यहाँ पर गांधी जी जो है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर शुरू करने की सोच ली। सत्याग्रह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये करने का यहाँ पर उन्होंने सोच लिया, ठान ली। अब यहाँ पर जो लोकमान्य तिलक है उन्होंने इस अलायंस का अपोज किया था, क्योंकि गांधी जी जो है वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर जो खिलाफत के इससे आए हुए लोग हैं, जो मुस्लिम्स है, और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो लोग थे सबको मर्ज कर रहे थे, अलायंस बना रहे थे। लेकिन लोकमान्य तिलक को ये जो अलायंस है बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था मुस्लिम्स के साथ, रिलीजियस इश्यूज की वजह से। उसी के साथ साथ वो ये भी स्केप्टिकल थे कि सत्याग्रह जो है ये पॉलिटिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। मतलब उन्हें सत्याग्रह जो है इस पर भरोसा नहीं था। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है दोनों ने इस चीज़ का समर्थन किया था। दोनों ने जो खिलाफत इशू है उसमें समर्थन किया था। और इसी के साथ यहाँ पर गांधी जी जो है वो अपना जो ध्येय है, यहाँ पर उन्हें पता चल गया है कि भैया अब यहाँ पर पूरा मास मूवमेंट हम कर सकते हैं, सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। गांधी जी यहाँ पर जो ये होता है ना मौके पे चौका मारने वाले, उस तरीके के इंसान थे। तो यहाँ पर उन्हें पता चल गया कि मौका आ गया है, अब अगर चौका या छक्का नहीं मारा तो बाजी जो है वो फिर से ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फटाफट डिसीजंस लेना शुरू कर दिए। फेब 1920 में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, ज्वाइंट डेलीगेशन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, वो हमें देखने को मिलता है। और ज्वाइंट डेलीगेशन यहाँ पर भेजा गया वॉइसरॉय को। वॉइसरॉय को ज्वाइंट डेलीगेशन क्यों भेजा गया? यहाँ पर जो खिलाफत इशू है उसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप यहाँ पर सॉल्व करो, खिलाफत का जो मैटर है वो आप सॉल्व करो। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो ये मानने वाले थे क्या?
नहीं, उन्होंने तो पहले ही बोला था कि हम नहीं मानने वाले हैं, आप क्यों बार बार ये डेलीगेशंस भेज रहे हो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने नहीं माना। फिर फटाफट जून 1920 में क्या होता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है ये बुलाई जाती है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें स्कूल्स का, कॉलेजेस का, लॉ कोर्ट्स का बॉयकॉट जो है वो अप्रूव कर दिया जाता है। और जो गांधी जी है उन्हें कहा जाता है कि आप इस मूवमेंट को लीड करो। और गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि आली रे आली, आत्ता माजी बारी आली। ये अगर आपने सिंघम मूवी नहीं देखी है तो इसका मतलब होता है कि आ गई रे बाबा, आ गई, अब मेरी बारी आ गई। फिर उसके बाद अगस्त 1920 में क्या होता है, खिलाफत कमेटी जो है वो यहाँ पर शुरू की जाती है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन कैंपेन जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो फॉर्मली लॉन्च कर दी जाती है। फिर उसके बाद सितंबर 1920 हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पेशल सेशन जो है कांग्रेस का वो बुलाया जाता है। और ये स्पेशल सेशन होता कहाँ पर है, ये होता है कलकत्ता में। ये जो स्पेशल सेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हर साल दिसंबर में जो मीटिंग है वो करती है, लेकिन इस बार सितंबर में कर रही थी, 1920 में सितंबर में कर रही थी, इसलिए इसे स्पेशल सेशन जो है वो कहा जाता है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में, ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है उसे अप्रूव कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है उसे यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है। प्रोग्राम है, ठीक है, मूवमेंट नहीं है। प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया जाता है। और इस प्रोग्राम में मांग कौन सी होती है, डिमांड्स कौन सी होती है, डिमांड्स होती है स्वराज जो है उसे स्टैब्लिश किया जाए, जो रॉलेट एक्ट है उसे यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, उसी के साथ साथ जो पंजाब में गलतियाँ की गई है उसे सुधारा जाए, और जो खिलाफत के साथ गलतियाँ की गई है उसे यहाँ पर सुधारा जाए। तो ये यहाँ पर डिमांड जो है ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में रखी जाती है। और उसी के साथ साथ जो स्पेशल सेशन था कांग्रेस का उसमें और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर की जाती है, और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसका यहाँ पर बॉयकॉट जो है वो किया जाए, और यहाँ पर नए जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसका स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर किया जाए। उसी के साथ साथ जो लॉ कोर्ट्स है उसका भी यहाँ पर बॉयकॉट किया जाए। इंस्टेड यहाँ पर जो जस्टिस है पंचायत के थ्रू, मतलब प्राइवेट आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है जिसे हम पंचायत भी कहते हैं, उसका यहाँ पर गठन किया जाए, और वहाँ पर जितने भी जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर देखी जाए। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसे भी यहाँ पर बॉयकॉट कर दिया जाए, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है इसके लिए काम किया जाए। जो अब तक यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रही थी, तो हम यहाँ पर उन्हें अपनी एकता जो है वो दिखाएंगे। एकता कपूर नहीं, एकता मतलब जो स्ट्रेंथ है, जो यूनिटी है वो हम वहाँ पर दिखाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फॉरेन क्लोथ्स जो है उसे भी बॉयकॉट किया जाए, और फॉरेन क्लोथ्स की जगह पर जो स्वदेशी है, खादी है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, और जो टाइटल्स है उसे भी यहाँ पर छोड़ दिया जाए। मतलब जो भी टाइटल्स यहाँ पर दिए जाते हैं उसे यहाँ पर ना लिया जाए, और जो विमेन है उनका भी अपलिफ्टमेंट यहाँ पर किया जाए। तो जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं वो सब नेगेटिव है कैरेक्टर में, है ना। मतलब आपको बॉयकॉट करना है, मतलब आपको स्कूल में नहीं जाना है, आपको कॉलेजेस में नहीं जाना है, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट लॉ कोर्ट्स है उसमें आपको नहीं जाना है। मतलब जहाँ जहाँ पर नहीं आ रहा है वो क्या है, वो नेगेटिव है कैरेक्टर में, और जो ग्रीन में नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिव कैरेक्टर में है। मतलब ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रोग्राम हमें यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके लिए देखने को मिलते हैं कांग्रेस की तरफ से। फिर उसके बाद दिसंबर 1920 फाइनली यहाँ पर जो इनका जो हर साल सेशन होता है वो यहाँ पर लिया जाता है दिसंबर 1920 में। अब दिसंबर 1920 का जो सेशन है वो कहाँ पर होता है, वो होता है नागपुर में। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट है, तो ये कहाँ पर एंडोर्स की गई थी, कौन से सेशन में की गई थी, कहाँ पर वो सेशन किया गया था, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में ये किया गया था। उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट कौन था, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विजय राघवाचार्य, तो ये जो है ये यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट थे, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कांग्रेस यहाँ पर मिलती है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
अब देखिए यहाँ पर जो स्पेशल सेशन हमने देखा था 1920 का जो कलकत्ता में हुआ था, उसमें क्या किया गया, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव किया गया था। ठीक है, जो प्रोग्राम रहेंगे, मतलब प्रोग्राम में कौन कौन सी डिमांड्स रखनी है सरकार के सामने, वो सब अप्रूव किया गया कि हाँ ये सारी डिमांड जो है ये फॉर्मली हमारे तरफ से है। लेकिन अब यहाँ पर दिसंबर 1920 में क्या हुआ, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे यहाँ पर एंडोर्स किया गया। मतलब अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कांग्रेस है उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिले। क्या चेंजेस देखने को मिले, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी। मतलब पहले जो यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, इस तरीके की आइडियोलॉजी देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बेसिक इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए, ब्रिटिश रूल के अंडर में ही सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू। मतलब यहाँ पर जो हम पर्चियाँ दे रहे हैं, पिटिशंस दे रहे हैं, उसके थ्रू हमें यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अब ये जो आइडियोलॉजी है ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी, और अब ये आइडियोलॉजी क्या बन गई थी, स्वराज हमें मिलना चाहिए पीसफुल मीन्स के थ्रू। मतलब यहाँ पर पर्चिया हम उस पर हम बिलीफ नहीं रखते हैं, हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आतंक नहीं फैलाएंगे, हम यहाँ पर जो बम है, गोली है, वो आप पर नहीं मारेंगे, पीसफुल मीन्स से, लेकिन स्वराज्य जो है उसे हम हासिल करेंगे। और उसी के साथ साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसका गठन किया जाता है, जिसे हम CWC भी कहते हैं। आज भी अगर आप देखोगे कांग्रेस जो सरकार है, कांग्रेस जो पार्टी है, उसका भी यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसका गठन किया गया 15 मेंबर्स के साथ। और यहाँ पर जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है वो भी ऑर्गेनाइज की गई लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब जिसकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसके बेसिस पर प्रोविजनल जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है वो भी यहाँ पर स्थापित की गई। और जो गांधी जी है उन्हें यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि आप यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कीजिए। और गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी बोले कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंप्लीटली इम्प्लीमेंट की जाती है ना बॉस, तो स्वराज्य जो है वो हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। स्वराज 1 साल के अंदर मिलेगा। लोगों में जोश जाग गया, लोग खुश हो गए, लोगों को लगा कि 1 साल में अब सब कुछ बदल जाएगा, जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे हैं वो अब बंद कर देंगे, 1 साल के अंदर हमें आज़ादी मिल जाएगी, स्वराज्य मिल जाएगा। लोग बड़े खुश थे, सब कुछ सही जा रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो यहाँ पर एंडोर्स हो चुका था। लेकिन कुछ लोग जो है इस आइडियोलॉजी का अपोज भी कर रहे थे। उसमें हमें कौन देखने को मिलते हैं, उसमें हमें देखने को मिलते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ बॉस, उन्होंने कांग्रेस जो है वो छोड़ दी, और उसी के साथ साथ इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन जो है उसका यहाँ पर गठन किया। अब इसमें क्या ये किया गया, तो यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू रिपोर्ट थी 1918 की उसे यहाँ पर वेलकम किया गया, और उसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं उसके साथ मिलकर यहाँ पर वर्कआउट जो है वो करने की बात की गई। और उसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरे भी लीडर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, जयकर, ये भी जो लीडर्स हैं वो भी हमें यहाँ पर समर्थन में देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ जो एनी बेसेंट, जो होम रूल लीग की पायनियर मानी जाती है, इंडिया के होम रूल लीग की, जिसमें लोकमान्य तिलक भी हमें देखने को मिले थे, तो एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, GS खरपाड़े, तो ये जो लोग थे ये भी यहाँ पर कांग्रेस जो है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका बिलीफ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो है वो लॉफुल, और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो है उसी के जरिए जाना सही रहेगा। तो ये जो लीडर्स हैं इनके नाम भी आपको पता रहना चाहिए कि किन लोगों ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके लिए यहाँ पर अपोज किया था, वो जो आइडियोलॉजी है उसके लिए यहाँ पर अपोज किया था। तो ये लीडर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर देखिए जो मूवमेंट यहाँ पर चल रही थी उस टाइम पर क्या हुआ, गांधी जी जो है वो अली ब्रदर्स के साथ, अली ब्रदर्स हमने देखे हैं है ना, तो इसलिए बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है उनके नाम। तो यहाँ पर जो अली ब्रदर्स है उनके साथ गांधी जी जो है उन्होंने नेशन वाइड टूर किया। अब वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग जो है उसे एड्रेस किया। जो अली ब्रदर्स है उन्होंने मुस्लिम्स को कॉल दिया कि तुम जो आर्मी है उससे रिज़ाइन कर दो, भाइयों जो आर्मी है उसे रेसिग्नेशन दे दो। और उसी के साथ साथ जो गांधी जी है उन्होंने कांग्रेस को कहा कि अगर लोग रेडी है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसे स्टार्ट कर दो, चलो स्टार्ट कर दो, हमारा टाइम आ चुका है, तो जल्द से जल्द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी भी शुरुआत कर दी जाए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर नक्सलिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसे स्टैब्लिश किया गया। स्कूल्स, लॉ कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स, इन सब को यहाँ पर बॉयकॉट किया गया, सभी बॉयकॉट किए गए। और
खास बात ये थी कि कांग्रेस वॉलेंटियर कॉर्प्स जो है वो भी यहाँ पर शुरू किए गए। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस वॉलेंटियर कॉर्प्स जो है वो भी यहाँ पर शुरू किए गए, क्योंकि फीचर्स में आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या कुछ हुआ था। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस वॉलेंटियर कॉर्प ये यहाँ पर शुरू किए गए। ये क्या थे? तो ये पैरेलल अनऑफिशियल पुलिस ही आप समझ सकते हो। तो ये भी यहाँ पर इमर्ज जो है वो होते हुए हमें देखने को मिले थे। और उसी के साथ साथ इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी जो है उन्होंने लंगोट पहनना शुरू कर दिया था और इसीलिए उनका नाम पड़ चुका था नेकेड फकीर। और उसी के साथ साथ जो लोकल स्ट्रगल है वो भी हमें वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे कि नो टैक्स कैंपेन मिडनापोर गुंटूर में, अवध किसान सभा देखने को मिलती है, एका मूवमेंट देखने को मिलती है, मपीला मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये जो रीजनल मूवमेंट है ये हम एंड में देखने ही वाले हैं। जितनी मूवमेंट है, मतलब जो भी है, पीजेंट मूवमेंट है, सिविल जो मूवमेंट है, सभी जो मूवमेंट है छोटी छोटी जो रीजनल है वो सब हम एंड में देखने ही वाले हैं। तो इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, ये सारी मूवमेंट जो है वो भी कवर की जाने वाली है। और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, अब आप सभी को पता है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत दुखी थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर गुस्से से उबल रहे थे और उन्होंने बहुत ही हार्श मेजर्स यहाँ पर लिए। मतलब जो पब्लिक मीटिंग है वो यहाँ पर बैन कर दी गई, जो वॉलेंटियर कॉर्प यहाँ पर गठन किया गया था उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेस है उसे भी यहाँ पर गैग कर दिया गया और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे भी कर्टेल कर दिया गया। मतलब जो लोग हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो प्रेस है उनके पास फ्रीडम नहीं है कि वो जो चीज़ें हैं वो छाप सके, जो पब्लिक मीटिंग है वो कंप्लीटली बैंड हो चुकी है, जो वॉलेंटियर कॉर्प है उसे भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, और जो लीडर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट ऑफ द लीडर्स है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, एक्सेप्ट गांधी जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गांधी जी जो है वो जेल में नहीं गए थे, जो बाकी के लीडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लीडर्स वो जेल में जा चुके थे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलती है, मतलब गवर्नमेंट छोड़िए ब्रिटिशर जो है उनकी तरफ से देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर गांधी जी जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे कांग्रेस की तरफ से कि सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम जो है उसे यहाँ पर शुरू किया जाए। और दिसंबर 1921 आता है, मतलब फिर से जो कांग्रेस है उसका यहाँ पर सेशन होता है। और ये सेशन कहाँ होता है? ये सेशन होता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये सेशन होता है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे जो हकीम अजमल खान है वो। अब देखिए जो प्रेसिडेंट है वो होने चाहिए थे CR दास, लेकिन जैसा कि हमने लास्ट इसमें देखा है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया था और CR दास जो है वो भी प्रिजन में थे, और इसीलिए जो हकीम अजमल खान है उन्हें यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर बनाया गया था। और फिर यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो सेशन लिया जाता है गांधी जी को सोल अथॉरिटी जो है इस इशू की वो बना दिया जाता है। गांधी जी अब सोल अथॉरिटी है, गांधी जी के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि गांधी जी कुछ करिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू करिए, कुछ करिए कुछ करिए, नस नस मेरी बोले, इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। गांधी जी जो है वो भी चक दे इंडिया करने के लिए तैयार थे। और फिर होता क्या है, होता यह है कि गांधी जी जो है बारडोली में 1 फरवरी 1922 को कहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाए, जितने भी प्रेस कंट्रोल यहाँ पर किए गए हैं उसे रिमूव कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बारडोली से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये मूवमेंट जो है ये शुरू हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो तो 4 दिन के बाद ही, मतलब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट्स, चौरी चौरा कांड जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से जो गांधी जी है उन्हें अपनी मूवमेंट विड्रॉ करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये बेसिकली क्या था जिसने इतनी बड़ी मूवमेंट, जिसमें लोग इतने जोश में थे, सभी लोग बड़े खुश थे कि 1 साल में हमें यहाँ पर आज़ादी जो है मिल जाएगी, स्वराज्य, आज़ादी नहीं स्वराज्य जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि पूरी मूवमेंट जो है उसे रोक देना पड़ा, गांधी जी ने पूरी मूवमेंट जो है उसे ही रोक दिए। तो यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट जो है उसे समझने के लिए हमें पहले उसके लोकेशन पर जाना पड़ेगा। तो चौरी चौरा हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर लोग जो है वो लिकर सेल और हाई फूड प्राइजेस जो है, जो इन्फ्लेशन यहाँ पर हो रहा था, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर कैंपेन करते हैं। अब वहाँ पर जो पुलिस है वो आ जाती है।
अब पुलिस वहां पर क्या करती है, जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हें मारना शुरू करती है। इवन जो ओपन फायर है वो भी उनके ऊपर शुरू कर देती है। जो भी मतलब पुलिस स्टेशन के पास आए थे उनके ऊपर ओपन फायर जो है वो शुरू कर देती है। अब लोग जो है कब तक सहेंगे? लोग तो बोल दिए कि आता माझी सटकली, आली रे आली, आता आमची बारी आली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस है उनके पुलिस स्टेशन में डाल डालकर उन्हें जलाना शुरू कर दिया। जो पुलिस स्टेशन है उसे जलाना शुरू कर दिया। जो पुलिस वाले थे मार धाड़ की वजह से डर कर पुलिस स्टेशन में छुप रहे थे, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, और जिसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो भी जल गए। और यहाँ पर जो पुलिस वाले भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी वहाँ पर पकड़कर, उन्हें भी मार कर फिर से जो फायर है उसमें डाल दिया जा रहा था। और इसी के चलते यहाँ पर 22 पुलिसमैन जो है वो मार दिए गए। गांधी जी जो है बिल्कुल खुश नहीं थे। गांधी जी ने यही बोला कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैंने तुमको बोला था कि वायलेंस ना करना। मैंने तुमको बोला था कि मेरे दो ही वेपन है, सत्य और अहिंसा, लेकिन आपने अहिंसा नहीं रखी, आपने यहाँ पर वायलेंस कर दिया। और इसीलिए गांधी जी जो है उन्होंने इमीडिएटली जो मूवमेंट का विड्रॉल है उसे यहाँ पर अनाउंस कर दिया। पूरा देश शॉक था कि एक जगह छोटी से कोई इवेंट हो रहा है और गांधी जी इतनी बड़ी मूवमेंट जो नेशनल मूवमेंट है उसे यहाँ पर कंप्लीटली बंद कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का जो एक हम बोल सकते हैं कि जस्टिस कहाँ का है? 1922 फेब 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है बारडोली में ये यहाँ पर रिजॉल्व करती है कि सभी जो एक्टिविटीज़ है जो कि यहाँ पर लॉ को ब्रेक कर रही थी उसे यहाँ पर बंद कर दिया जाए। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा? हम यहाँ पर लॉ जो है उसका पालन करने वाले हैं। अब सिर्फ हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब कैसा? जैसे कि खादी जो है उसे पॉपुलराइज करना, नेशनल स्कूल जो है उसे यहाँ पर करना, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसे यहाँ पर रखना, अनटचेबिलिटी है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर काम करना। तो जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है सिर्फ वही अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? गांधी जी को 6 साल की जेल कर दी जाती है। अब यहाँ पर ये जो ऑकेजन था ये काफ़ी मेमोरेबल था, क्योंकि उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम हियर देयरफॉर टू इनवाइट एंड सबमिट चीयरफुली टू द हाईएस्ट पेनल्टी दैट कैन बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन मी फॉर वॉट इन लॉ इज डिलिबरेट क्राइम बट वॉट अपीयर्स टू मी टू बी द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। मतलब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और खुशी खुशी जो हाईएस्ट पेनल्टी होगी वो लेने के लिए तैयार हूँ। जो आप लोगों की नज़रों में, कानून की नज़रों में डिलिबरेट क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन मेरी नज़रों में सिटीज़न होने के नाते ये मेरी एक हाईएस्ट ड्यूटी है। और इसी के चलते गांधी जी को 6 साल की सज़ा, 6 साल की जेल हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर चीज़ें हुई थी इससे जो बहुत सारे लीडर्स थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। जैसे कि अगर आप CR दास देखोगे, मोतीलाल नेहरू देखोगे, सुभाष चंद्र बोस देखोगे, जवाहरलाल नेहरू देखोगे, तो उन्होंने काफ़ी जो अपोज है गांधी जी के इस डिसीजन का वो यहाँ पर किया था, जो उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। तो अब सवाल ये आता है कि गांधी जी जब इतने होशियार थे, उन्हें मौके पे चौका मारना आता था, तो यहाँ पर उन्होंने मूवमेंट जो है उसे विड्रॉ क्यों किया? क्या कारण था जो उन्हें मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा? तो देखिए गांधी जी जो है वो इतने भी ये नहीं थे कि उन्हें समझ में ना आए कि जब इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है क्या उसे कंप्लीटली रोक देना चाहिए। इतनी उनमें समझ थी। दूसरे भी फैक्टर्स कुछ रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से गांधी जी जो है उन्होंने यहाँ पर जो मूवमेंट है उसे विड्रॉ कर दिया। वो कौन से थे? पहली चीज़ जो हमें सीधी दिख रही थी, मतलब वायलेंस जो है वो तो हो ही रहा था, जो मूवमेंट है वो वायलेंस में टर्न हो चुकी थी और गांधी जी जो है वायलेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और वो क्यों यहाँ पर नहीं कर सकते थे उसका भी कारण जो है हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा यहाँ पर कारण जो देखने को मिलता है वो ये था कि जो लोग हैं अब वो फटीग की साइन उसमें नजर आ रही थी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मास मूवमेंट जो है वो एकदम हाई पिच पर था और ये ज़्यादा दिनों तक सस्टेन जो है वो नहीं कर सकते थे, ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकते। गांधी जी ने तो बोल दिया था 1 साल में हमें स्वराज्य मिल जाएगा, और 1 साल होने के बाद लोग जो है अब उनका मनोबल जो है वो टूट सकता था और ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। लोगों का मनोबल किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। जो फटीग की साइन है वो लोगों में दिखाई दे रही थी और ये भी एक कारण था कि गांधी जी ने जो मूवमेंट है उसे विड्रॉ कर दिया। और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी निगोशिएट करने की कोई मूड में नहीं थी। मतलब गांधी जी जो है उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटीमेशन दिए सरकार को कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे, अगर तुमने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे। और वहाँ से ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे? करो 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 करो,
ऐसा ही बोल रहे थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स है वो बिल्कुल निगोशिएट करने के मूड में नहीं थे। तो इसीलिए गांधी जी जो है उनको ये लगा कि छोड़ो यार, जब ये हो ही नहीं रहा है जो हम चाह रहे हैं, हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर जो मॉब है सिर्फ उनको साथ में लेकर ये तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन पर भी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन पर बिल्डअप हो ही नहीं रहा है तो मतलब क्या है ना। और उसी के साथ साथ गांधी जी जो है उन्हें ये लगा कि जो लोग हैं उन्हें नॉन वायलेंस का मतलब अभी तक अच्छी तरीके से समझा नहीं है। और अगर यहाँ पर वायलेंस हम करते रहेंगे, देखिए वजह देखिए क्या थी कि अगर हम वायलेंस करते रहेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो हमें ईजिली सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो ब्रिटिशर्स है वो रूल ऑफ लॉ को मानते थे, रूल ऑफ लॉ को मानते थे। अब रूल ऑफ लॉ के तहत अगर कोई भी हिंसा करता है तो बट अब ऐसे उनके रूल में लिखा हुआ था, उनके लॉ में लिखा हुआ था कि वो उन्हें जेल में डाल सकते हैं, वो उनमें सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कोई नॉन वायलेंस कोई इकट्ठा हो रहे हैं लोग, तो उसके लिए उनके रूल बुक में कुछ लिखा हुआ नहीं था कि उन्हें सप्रेस कैसे किया जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर वायलेंस किया जाता है तो ईजिली जो गवर्नमेंट है, ईजिली जो ब्रिटिशर्स है हमें सप्रेस कर पाएंगे। और इसीलिए वायलेंस करके हमारा फायदा नहीं होने वाला है। ब्रिटिशर्स हम पे लाठियाँ ये सब बरसाते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वायलेंस जो है वो हमें नहीं करना है। और वायलेंस का मतलब लोग अच्छी तरीके से समझे नहीं हैं, और इसीलिए मुझे यहाँ पर जो मूवमेंट है उसे विड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो खिलाफत इशू था वो भी अब ना के बराबर हो गया, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो गई तो खिलाफत क्वेश्चन जो है वो भी अब इररिलेवेंट बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर बड़ा सवाल आता है कि किन किन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब देखिए जो मिडिल क्लास है उन्होंने इनिशियली काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया था, इनिशियली बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब गांधी जी जो है उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दो, जो टाइटल्स है उसे सरेंडर करना शुरू कर दो, तो यहाँ पर लोग जो है स्केप्टिकल हो गए। यहाँ पर लोगों को लगा यार गवर्नमेंट जॉब कैसे ऐसे मिली है ना। आज भी अगर बोला जाए किसी को कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो छोड़ दो तो आप 10 बार सोचोगे ही, है ना। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर भी यही हुआ। जो मिडिल क्लास लोग थे उन्हें ये लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब छोड़ देंगे तो फिर सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी लिमिटेड हमें देखने को मिला था। जो न्यू कमर्स थे, राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में, वल्लभ भाई पटेल जो है गुजरात में, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाउंड की, है ना, एज अ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव टू टेररिज्म, जिससे कि कॉर्नर गवर्नमेंट जो है उससे हम फाइट कर सके। फिर दूसरे हमें देखने को मिलते हैं बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास जो है उन्होंने यहाँ पर अच्छा सपोर्ट दिया था, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया कि हाँ हम यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट है उसे सपोर्ट करते हैं। क्यों, इसमें उनका भी फायदा था ना, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में क्या था कि आप जो फॉरेन गुड्स है उसे बॉयकॉट करो, स्वदेशी को अपनाओ। जब स्वदेशी आ रहा है तो यहाँ पर जो उनकी इंडस्ट्रीज है वो और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए बिजनेस क्लास जो है वो इससे खुश था। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन थे वो इससे स्केप्टिकल हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, उन्हें लगा कि जो लेबर है वो अनरेस्ट हो जाएंगे, जो फैक्ट्रीज है उसके जो लेबर है वो अनरेस्ट हो जाएंगे। तो इसके वजह से ये जो है बड़े जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर थोड़े स्केप्टिकल हो रहे थे। तीसरे अगर हम देखते हैं पीजेंट्स, पीजेंट जो है उनका पार्टिसिपेशन मैसिव था, मैसिव। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन पेजेंट्स की तरफ से हमें देखने को मिल रहा था। और इसीलिए यहाँ पर मास मूवमेंट जो है, खास मास मूवमेंट यहाँ पर इन लोगों की वजह से ही हमें देखने को मिल रही थी। स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका हमें देखने को मिला था और मैसिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। एक्टिव वॉलंटियर जो है ये मूवमेंट को कर रहे थे, उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए, नेशनल स्कूल्स को ज्वाइन किया। जो काशी विद्यापीठ था, गुजरात विद्यापीठ था, जामिया मिलिया जो इस्लामिया ये है वहाँ इन्होंने जो एनरोलमेंट है वो लेना शुरू कर दिया। बिहार विद्यापीठ जो उसमें एनरोलमेंट लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है उनकी तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन था कि हाँ हम ये कर रहे हैं। उनमें जोश जो है कूट कूट कर भर चुका था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो विमेन है, जो महिला है, उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। उन्होंने यहाँ पर जो पर्दा है वो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर गिव अप कर दिया। ऑर्नामेंट्स अपने ऑफर किए तिलक फंड के लिए, क्योंकि लोकमान्य तिलक जो है जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद तिलक फंड जो है वो वहाँ पर लिया जाता है। तो उसके लिए अपने ऑर्नामेंट जो है वो उन्होंने ऑफर किए। जो पिकेटिंग होती है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो शॉप सेलिंग है, फॉरेन लिकर है, क्लोथ्स है, उसमें सभी में इन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। अगर हम लॉयर्स की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो गिव अप कर दी थी। उसमें हमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, उसी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, ये सभी हमें यहाँ पर लीडर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन मैसिव था। मैसिव क्यों था?
मैसिव इसलिए था क्योंकि एक तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो भी साथ में चल रही थी ना, साइमल्टेनियसली खिलाफत मूवमेंट भी चल रही थी ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक ही तो थे ना। इसीलिए यहाँ पर जो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन है बहुत ही लार्ज इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन इसकी वजह से जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो कम्युनलाइज भी यहाँ पर होती हुई हमें नज़र आ रही थी। जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर लीडर जो है उसे यहाँ पर काउंटर करने में फेल हो गए, और इसीलिए यहाँ पर सेक्युलर पॉलिटिक्स जो है उसका लेवल, उसका स्तर जो है वो घटता गया, और कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर हावी होती रही। तो इस तरीके से अगर हम फेजेस देखते हैं नॉन कोऑपरेशन के, तो हमें 1921 में फर्स्ट फेज जो है वो देखने को मिलता है जनवरी से मार्च तक का। जो जैन है उससे मार्च तक का फर्स्ट फेज देखने को मिलता है, जहां पर बॉयकॉट जो है स्कूल्स के वो देखने को मिले, कॉलेजेस के देखने को मिले, कोर्ट जो है उसका बॉयकॉट देखने को मिला लॉयर्स के द्वारा। फिर सेकेंड फेज हमें अप्रैल से लेकर जून तक का देखने को मिलता है, जहां पर जो तिलक स्वराज फंड है वो रेज किया गया, जो कॉमन लोग हैं वो यहाँ पर कांग्रेस में एनरोल होते गए, है ना। तो ये सारी चीज़ हमें सेकेंड फेज में देखने को मिली। फिर थर्ड फेज हमें जुलाई से नवंबर 1921 में देखने को मिलता है, जहां पर जो फॉरेन गुड्स है उसका कंप्लीटली बॉयकॉट करो, वॉलंटियर बैंड जो है उसे ऑर्गेनाइज करो, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और फाइनल फेज हमें नवंबर टू फेब ऑफ 1922 देखने को मिलता है, जहाँ पर यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा की गई, जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ जो एंगर है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसकी भी डिमांड जो है वो शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का, तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो फर्स्ट टाइम रियल मासेस है उनका बेस यहाँ पर बन गया था। मतलब अब तक क्या हो रहा था, अब तक यहाँ पर जो रियल मासेस है वो नहीं आ रहे थे, भले ही यहाँ पर कोशिश की जा रही थी रियल मासेस को लाने की, लेकिन रियल मासेस नहीं आ रहे थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो रियल मासेस है उनका बेस यहाँ पर एक्वायर्ड किया गया था। उसी के साथ साथ जो नेशनलिज्म है वो रिमोट कॉर्नर्स में भी अब स्प्रेड हो रही थी। नहीं तो पहले क्या था, पहले यहाँ पर जो जो एजुकेटेड लोग हैं उनके अंदर था नेशनलिज्म कि हाँ हम इंडियन हैं, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ में लोग हैं उनके लिए वही था कि हमारे राजा है, हम यहाँ पर इंडिया नहीं बल्कि ये जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर ये जो प्रोविंस है उससे बिलोंग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, नेशनलिज्म रिमोट एरियाज़ में भी बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पर हर इंसान हिंदुस्तानी अपने आप को कहला रहा था। मतलब अब यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें स्टेट्स के नाम ना दिखाई दे रहे थे ना सुनाई दे रहे थे, सिर्फ एक नाम दिखाई दे रहा था, इंडिया, INDIA। और उसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिली। हाइट थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है इतनी हाई पिच पर हमें देखने को मिली। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मतलब अब यहाँ पर स्वराज जो है इसकी मांग यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके द्वारा यहाँ पर की जा रही थी। अब देखिए भले ही यहाँ पर मूवमेंट जो है वो फेल हो गई हो, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीडम मूवमेंट है इसका जो कोर्स था उसने यहाँ पर लोगों को बहुत मोटिवेट भी कर दिया था और बहुत आगे भी लेकर आ गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है उसके बारे में देखा, उसके रीजंस, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, उसी के साथ साथ जो रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें, सिग्निफिकेंस है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की।